गूगल मीट के साथ ये है ना कि जहां पर बच्चे आते हैं वो दूसरी स्क्रीन होती है, जैसे जूम में तो उसी पेज में ऊपर आ जाता है तो आसान होता है। जी जी, तो ऐसा करते हैं 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं, मुझे लगता है हो सकता है हाँ, बच्चे। पहला दिन है, बच्चे लगातार आते जा रहे हैं। जी जी जी। और हम बातचीत शुरू कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सुमित शुरू करें या रुक जाएं अभी? स्टार्ट कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। ठीक है बच्चों, सभी लोगों को बधाई कि वो 10वीं पास कर चुके हैं। ऑफिशियली ये बड़ी बात है। और कोशिश ये थी, कल जब कमलेश जी से बातचीत हुई थी तो कि 10वीं पहली बार जब पास होते हैं ना, एक बड़ा बैरियर पास करने जैसा लगता है, और ये डिसाइडिंग फैक्टर भी होता है कि हम दोराहे पे आ जाते हैं। अगर हम विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो हमारे समझ में आने लगता है कि अब यहाँ से हमें मैथ से या बायो की तरफ जाना है, और इनमें से किसी एक में जाएं तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हम जहां को जा रहे हैं, हमारा मध्यम वर्गीय परिवारों में अधिकतर माँ बाप को दो ही रास्ते समझ में आ रहे हैं। या तो बायो ले ली है आपने तो आप डॉक्टर बनेंगे, और अगर आपने मैथमेटिक्स ले ली तो आप इंजीनियर बनेंगे। हमारी कोशिश है कि ऐसा नहीं है, बहुत सारे विकल्प हैं, और ज्यादा अच्छा होता है कि अलग अलग सब्जेक्ट के लोग आपको बताते हैं कि हर सब्जेक्ट में कितना ज्यादा स्कोप है। आपको लगेगा कि यार ये तो गजब दुनिया है, इतनी सारे स्कोप है और हमें मालूम ही नहीं था। हर सब्जेक्ट में बच्चों कभी ये मत आंकिएगा कि ये सब्जेक्ट ज्यादा महत्वपूर्ण है या ये कम महत्वपूर्ण है। ऐसा करने का मतलब अपनी बेवकूफी का प्रदर्शन करना है। हर सब्जेक्ट की अपनी वैल्यू है, और जैसे आप ये तय नहीं कर सकते कि दाल ज्यादा महत्वपूर्ण है या चावल, दोनों की वैल्यू है। रोटी या सब्जी, चीनी या नमक, ऐसे कई चीजें मिल जाएंगी। तो हम लोग अच्छा किया हमने ये लिखने का काम शुरू नहीं किया अभी, लगातार जिस हिसाब से बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। तो मैथ्स में बच्चों पहली बार हमें कुछ सवालों पे आज हम बात करेंगे। जो उसमें पहला सवाल है वो इस पे हम बात करेंगे कि आखिर 9वीं क्लास तक आप लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ी, थोड़ा 10वीं क्लास में भी आप ज्योमेट्री पढ़ते हैं। पहले तो ये बताना है कि ज्योमेट्री कितने टाइप की बेसिकली होती है। आप अगर गणित को ही एक करियर के तौर पर आगे पढ़ेंगे तो कितनी तरह की ज्योमेट्री आप पढ़ेंगे। अभी आप दूसरी टाइप की ज्योमेट्री पढ़ने लग गए हैं। पहली टाइप की आपने 9th क्लास तक पढ़ी थी, जिसको यूक्लिड साहब ने डेवलप किया था, यूक्लिडियन ज्योमेट्री, जिसमें आप लोग ट्राइंगल पे बात करते हैं, सर्कल पे बात करते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल आपने पढ़ा है। हम अभी जब बोर्ड शेयर करूंगा तो थोड़ा बेहतर तरीके से बात करेंगे। दूसरी ज्योमेट्री हमारी जो है वो रेने डेकार्ट के नाम पर डेकार्ट ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डेवलप की, जिसको हम बात करेंगे जिस पर। इसके बाद आप लोग कॉलेज में जब कभी हायर स्टडी में कहीं जाएंगे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, तो रीमानियन ज्योमेट्री पढ़ेंगे, जिस आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब का काम आपको समझ में आएगा। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अगर समझना है तो वो रीमानियन ज्योमेट्री है। तो हमें 3 ज्योमेट्री समझनी है, थोड़ा थोड़ा उनका परिचय लेंगे। फिर मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ज्योमेट्री की क्या लिमिटेशंस रही, ज्योमेट्री में क्या प्रॉब्लम रही होगी, आखिर हमें क्यों कैलकुलस पे जाना पड़ा। हम कैलकुलस 11th से बच्चों हम लोग कैलकुलस को पढ़ते हैं, तो सवाल उठेगा कि कैलकुलस पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी होगी, ज्योमेट्री में कोई कमी रही होगी। आप ऐसे समझिए, आप लोग मोबाइल के नए नए मॉडल देखते हैं या कंप्यूटर के,
हर मॉडल की कुछ कमियां हैं और हर बार जो नया मॉडल आता है वो पहले से थोड़ा बेहतर होता है। और ये ज्ञान की सभी शाखाओं में है ये हाल। फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, लाइफ साइंसेज में भी है, ह्यूमैनिटीज में भी है। हर बार जो परिभाषाएं और मॉडल आते हैं वो पहले से बेहतर होंगे। तो ज्योमेट्री से किस तरह से कैलकुलस एडवांस है, थोड़ा इस पे बात करेंगे और थोड़ा एक नया यहाँ पर बात करेंगे अगर समय मिलेगा। हम लोग अभी तक फाइनाइट मामलों में बात करते आ रहे हैं। फाइनाइट सेट में जब हम बात करते हैं बच्चों तो चीजें बहुत आसान होती हैं। ऐसा लगता है ये तो सब बड़ा आसान है, हमें तो समझ में आता है। लेकिन जब आप इनफाइनाइट में जाते हैं, जैसा हम सोचते हैं ठीक उसके उल्टे चल रहा होता है कई बार। मैं आपको 2-4 उदाहरणों से बताऊंगा और आप हैरान रहेंगे, अरे वाह यार ऐसा भी होता है। तो ये आपको कोशिश होगी इंटरेस्ट जगाने की। पहले लेक्चर में हम इस तरह की बातचीत करेंगे और अगर इन सब से पहले अगर हम बात करें कि हम मैथ्स को पढ़ के क्या क्या फील्ड में जा सकते हैं तो शायद आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। उसके बाद हम बात करेंगे कहाँ से कर सकते हैं और लास्ट में हम इन डेफिनेशंस के थ्रू, मैं इसको एक सीरीज के तौर पर कुछ दिन चलाना चाहूंगा। अगर आप रोज ज्वाइन करना चाहेंगे, बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि भाई रोज 6 बजे का मतलब 6 बजे आप 6 बजे जुड़ जाते तो बड़ा अच्छा होगा। हम सीधे सीधे 1 घंटे आपका समय लेंगे और कुछ चीजें आपको सिखा देंगे। बस थोड़ा पंक्चुअलिटी चाहिए। तो बस इतना ध्यान रखिए। मुझे लगता है अधिकतर लोग शायद जुड़े चुके हैं क्योंकि नया तो कोई दिख नहीं रहा फिर। तो हम शुरू करें उस हिसाब से। तीन लोग और आ गए हैं, स्वागत है सबका। सुमित ये ठीक आ रहा है ना? जी क्लियर है इसका। यस सर, प्रेजेंटेशन इज क्लियर। अच्छा ये लोग आते ही रहेंगे फिर, कोई बात नहीं है। पहली बार के मेहमान है, सभी का स्वागत है। बच्चे हैं वैसे भी, कोई बात नहीं, चलता रहेगा ऐसा शुरुआत में। हम लोग इस पे बात करना चाहेंगे, व्हाट इज मैथमेटिक्स। आप लोग सोचिएगा, अगर आप लोग जवाब देंगे तो अच्छा लगेगा। तब तक जो लोग आ रहे हैं उनको एडमिट किया जाए। बच्चों जो लोग बाद में आए हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है, कल से अगर ठीक 6 बजे जुड़ जाते तो अच्छा लगता है। डिस्टर्ब ना हो तो हम एक फ्लो में चल सकते हैं। आज पहला दिन है तो कोई बात नहीं, जो जितना लेट आएगा हम एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट टाइम आदत डालेंगे तो हम थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे चीजों को। मैथ्स किसको कहते हैं, इस पे बात करते हैं। आप लोगों ने 2 चीजें देखी होंगी। एक डिस्कवरी के बारे में सुना होगा आपने और दूसरा इन्वेंशन के बारे में सुना होगा। वाह, कोई और भी आना चाह रहे हैं तो आप में से कोई बताना चाहेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर होगा? अगर बच्चे ही बताएंगे तो ज्यादा अच्छा लगता। फिर नहीं आएगा घबराइएगा मत, मैं समझा दूंगा। लेकिन अगर आप बताते तो अच्छा लगता। डिस्कवरी और इन्वेंशन में अंतर क्या होता होगा? कोई भी स्टूडेंट जिन्होंने अभी जस्ट 10th पास किया है उनका तो जोश बहुत अच्छा होगा। अच्छा चलो बच्चों, आप ऐसे जवाब दीजिएगा, कोलंबस ने अमेरिका का इन्वेंशन किया, ये लाइन सही है या गलत है? शायद अब आप बोलेंगे गलत। अच्छा, हाँ, किसी ने कमेंट भी किया है।
और थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब की डिस्कवरी की। सर इन्वेंशन मतलब किसी भी बिल्कुल नई चीज को क्रिएट करना, और डिस्कवरी मतलब अपने सराउंडिंग को पहचान के एक स्टेटमेंट पास करना। अच्छा, बढ़िया। कुछ बच्चों ने ओरली आंसर दिया, कुछ ने लिखित में चैट में डाला। ठीक है, अच्छी बात है। देखिए, सभी लोग कहते हैं कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, डिस्कवरी की। अमेरिका पहले से था, बस हमें मालूम नहीं था। कोलंबस साहब वहां गए, बताया दुनिया को कि भाई ऐसा भी है। और इन्वेंशन का ये मतलब है कि जो पहले नहीं था अब है। ठीक, अब आप मुझे बताइए कि मैथमेटिक्स को किस बिरादरी में रखें इनमें से? आपके नंबर्स हैं, हम तो नंबर लेते हैं 1 2 3 4। ये क्या है? आराम से सोचिए, बताइएगा। सर डिस्कवरी। नहीं, उसके पीछे का लॉजिक बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि दोनों तरह के आंसर आ रहे हैं। किसी ने कहा इन्वेंशन, किसी ने कहा डिस्कवरी। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं आपको एक्चुअली क्या ये नंबर पहले से थे, हमने बाद में खोजे, या ये हम ही ने खोजे, पहले नहीं थे? सर बोलते हैं ना कि आर्यभट्ट ने जीरो की खोज करी करके। इसलिए सर पॉइंट है कि नंबर्स की खोज हुई, डिस्कवरी हुई, क्योंकि वो थे, एग्जिस्ट तो करते थे नंबर, बस हमको पता नहीं थे। अच्छा, क्या जानवरों को भी पता चलता होगा? काउंटिंग उनको भी समझ में आती होगी, या ये मनुष्यों के ही समझ में आते हैं? सर समझ में उनको भी आते होंगे, बट उनका सोचने का तरीका हमसे अलग होगा कुछ। हाँ, ये लाइन तो ठीक ही है, उनका सोचने का तरीका हमसे अलग होगा। तो उनको समझ में आता होगा ना काउंटिंग। फिर आर्यभट्ट जी का उनके लिए कोई रोल नहीं हुआ, तो उनको क्या पता आर्यभट्ट कौन है? यस सर। और जीव जंतु तो पहले से ही है, सभी तरह के हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है। एक्चुअली ये दोनों शब्द मैथ्स के लिए जस्टिफाई नहीं कर पाते, मतलब ये लंबी बहस है बच्चों। मैं केवल बताना चाह रहा था कि ये एक बहस का हिस्सा है, आज तक इसका समाधान नहीं निकला है, तो ऑब्वियस है आज की बहस में भी नहीं निकलेगा। लेकिन मालूम होना चाहिए कि मैथमेटिक्स में मैथ्स दोनों से थोड़ा अलग हो जाती है। दोनों तरफ के तर्क हैं, और कुछ ऐसे तर्क हैं जो दोनों तरफ डिस्कार्ड किए जा सकते हैं। तो बहरहाल इस पे सोचिएगा और अपने दिमाग को थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब मैक्सिमम लोग आ चुके हैं, और जो लोग बाद में आए हैं मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है नेक्स्ट टाइम 6 बजे का मतलब 6 बजे रखिएगा प्लीज। विद इन 1 मिनट जुड़ जाइएगा। मैं नॉर्मली लेक्चर स्टार्ट करते ही आगे बढ़ जाता हूँ, उससे कंटिन्यूटी ब्रेक होती है। जिस तरह से बच्चे आते जा रहे हैं, मैं लेक्चर स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ आप लोगों की वजह से। तो ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि टाइम पर जुड़िएगा प्लीज, समय की कदर कीजिए। जैसे आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, वैसे ही दूसरे का भी है। उम्मीद करते हैं कि आप डिस्टर्ब ना करे कोई, तो हम आगे बढ़ें इस पे। 11th क्लास में आते ही सबसे पहले इस बात पे बहुत सारे लोग बात करते हैं मुझसे, हमेशा होता है कि स्कोप की प्रॉब्लम आती है कि मैथमेटिक्स क्या है। ये सवाल तो मैं खैर आप भी समझ रहे हैं, फिर वहीं जाना पड़ेगा। स्कोप क्या है मैथ्स में, ये बहुत सारे लोगों ने पूछा। एक बहुत बेहतरीन स्टूडेंट रही द्वाराहाट में, जब मैं पढ़ाता था, तो उसके पिताजी आए कि क्या मैथ्स में भी कोई स्कोप है, उन्होंने ये सवाल पूछा।
ये लाइन थोड़ी बड़ी अजीब थी, क्या मैथ्स में भी कोई स्कोप है फ्यूचर में? और ऐसा इसलिए मजेदार था क्योंकि वो खुद फिजिक्स के टीचर थे। तो ये लाइन गजब है कि मैथ्स में क्या स्कोप है। तो खैर ठीक है, उनकी जानकारी शायद कम हो, तो मैंने उन्हें बताने का प्रयास किया, जितनी मेरी समझ थी वो मैं आपको भी बताने का प्रयास करता हूं यहाँ पर। बच्चों 1980s में यूरोप और अमेरिका में, और 1990s में, 90s का मतलब पूरे दशक में इंडिया में, जब से कंप्यूटर्स आए हैं तब से पूरा रिवॉल्यूशन आया है। ये आप भी मानेंगे, अगर कंप्यूटर नहीं होता तो आज आप और हम ऑनलाइन मीटिंग नहीं कर पा रहे थे। उसमें कंप्यूटर के साथ इंटरनेट का भी रोल है, वो अलग बात है। तो 1990 के दशक के बाद या दुनिया में 80 के दशक के बाद जो दुनिया में बदलाव हुए हैं बच्चों, वो जबरदस्त हुए हैं। आज आप मैथमेटिक्स के साथ इतनी चीजें जोड़ सकते हो, आपको मजा आएगा कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ये सब स्कोप है। तो एक मैं बड़ा आपको शानदार पहला एप्लीकेशन बताना चाहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा मैथ्स में बेहतर हैं तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं बच्चों। और ये ऐसा फील्ड है आज की तारीख में, आप लोग थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, साइबर सिक्योरिटी। ये एक ऐसा फील्ड है जो आपको बहुत ज्यादा मान सम्मान भी दिला सकता है, बहुत ज्यादा, जिनको पैसे की जरूरत है पैसा भी दिला सकता है। इसमें पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मैथमेटिक्स चाहिए और कंप्यूटर के बेसिक्स चाहिए। पहली चीज जो चाहिए वो मैथमेटिक्स है। बच्चों हैकर्स आपने नाम सुने होंगे, हैकर्स करते क्या है आप उसको समझिएगा। हैकर्स आपकी इंफॉर्मेशन को चुराते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे कोड बनाए जाएं जो आसानी से ब्रेक ना किए जा सकते। आसानी से ब्रेक ना किए जा सकते हो से क्या मतलब है? तो आप लोग जब हाई स्कूल लेवल में पढ़ते हैं तो आपने एक सिंपल सी बात पढ़ी होगी, पॉलिनोमियल। यहां पर मैं आपको सरल शब्दों में समझाता हूं, लेकिन साइबर सिक्योरिटी इतना सरल नहीं है। शुरुआत ऐसे होती है, आप ये समझिएगा। पॉलिनोमियल में बच्चों आप एक बात बताइए, आपने सपोज ये एक इक्वेशन पढ़ी और आपसे मैं ये कहूं कि इसमें आप एक मिनट, इसके फैक्टर करें या इसके रूट्स निकालें, तो आप में से अभी सभी बच्चों ने ऐसे पढ़ा होगा ये, और आपने कहा होगा कि ये तो कभी जीरो होता नहीं, तो x² - 1 जीरो होगा। इसके फैक्टर 8x+1 और 8x-1, तो इसके दो रूट आएंगे, 8 1 होगा, 8 -1। एक्चुअली बच्चों ये जो फैक्टर आपने किए हैं ना, ये रियल नंबर्स में किए। अभी आप जो खेल रहे हैं वो रियल नंबर्स के साथ है। आप 11th में एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जो मैं अभी नहीं पढ़ाने वाला, लेकिन बता रहा हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो ये दूसरे वाले के भी फैक्टर हो जाएंगे, x² + 1 = 0, इसके भी फैक्टर होंगे। तब आप कह देंगे इससे 4 फैक्टर आ गए, तब 4 हो जाएंगे। और ऐसे ही आपने कई से देखे होंगे। देखिए x² - 2 = 0। इसके अगर आप रेशनल में बात करें तो फैक्टर नहीं हो सकते, लेकिन इरेशनल में बात करें तो इसके फैक्टर हो सकते हैं। रेशनल नंबर्स में इसके फैक्टर नहीं होते, इरेशनल में हो जाएंगे, -√2 और +√2। √2 इरेशनल होता है, शायद आप जानते हो, ना जानते हो तो हम बाद में इस पे बात करेंगे। हमें यह देखना होता है कि हम किस नंबर सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ करेंगे तो x⁴ - 1 = 0 के 4 रूट आ जाएंगे। अगर आप रियल नंबर सिस्टम में काम करेंगे तो उसके 2 ही रूट आएंगे। अब ऐसे ही x² - 2 = 0 ले लीजिए। अगर आप रेशनल में काम करेंगे तो इसका कोई रूट नहीं है। अगर आप इरेशनल में काम करेंगे तो इसके 2 रूट हैं। आप लोग जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज नेक्स्ट क्लास में आप टाइम पर जुड़े, 6 बजे, मतलब 6 बजे।
मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा कि 1-2 मिनट के बाद मैं आपको फिर मीटिंग में इन करा पाऊं। मैं शायद नहीं करा पाऊंगा, आप बुरा मत मानिएगा। आज तो लगातार आप ऐसे फ्लो टू क्या यहां तक कुछ बातें समझ में आई आप लोगों को कि अच्छा कोई भी चीज का जो मतलब है वो तब शुरू होता है जब आप बात शुरू करते हैं किस नंबर सिस्टम में आप काम कर रहे हैं। इतना समझ में आया आप लोगों को? जी सर। ठीक है। चलिए हम लोग अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं अपनी बातचीत को। हाँ जी बोलिए। हाँ तो मैं आप लोगों को जो बातचीत कर रहा था वो साइबर सिक्योरिटी पे हम लोग बात कर रहे थे बच्चों। तो मैंने ये कहा कि साइबर सिक्योरिटी में पहले से क्या होता था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये इसलिए जरूरी है कि आप और हमारी सबकी जिंदगी बहुत जबरदस्त तरीके से प्रभावित हो रही है। आपको एक इंफॉर्मेशन A को B तक भेजनी, कैसे भेजी जाए कि बीच में इंटरनेट में जो हैकर्स हैं वो इसको ट्रेस ना कर पाए। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। कोई भी इंफॉर्मेशन हो, वो फाइनेंशियल हो सकती है, वो डिफेंस से जुड़ी हुई हो सकती है, तो कैसे करते होंगे मैं जरा आपको ये समझाता हूं। मैं थीम समझा रहा हूं बस, और मैं ये बताना चाह रहा हूं बेटा ये कितना शानदार फील्ड है अगर आप काम कर रहे हैं। ये जरूरत है, ये सरकारों की जरूरत है, ये नागरिकों की जरूरत है। हम लोगों को, हम चाहें या ना चाहें, हमको डिजिटल मोड में डाल दिया गया है। आज हम सारे मैक्सिमम चीजें ऑनलाइन कर रहे हैं, कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं। हमारी इच्छा थी या नहीं थी किसी ने नहीं पूछा। अब हमारी परेशानी यह है कि जब तक हम कंप्यूटरों से नहीं जुड़े थे हम लोकल चोर उचक्कों से परेशान थे, लेकिन अब हम ग्लोबल चोर उचक्कों से परेशान हैं। यहां पर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं वही लोग अगर नॉलेज रखें हमारे छात्र, तो जनता को कितनी बड़ी परेशानी से बचा सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं समाज को, अपने देश को। इसको समझिएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको मिडिल एज में ले जाता हूं। मध्यकाल में क्या होता था, आपको एक कहानी सुनाता हूं, 2-3 मिनट की कहानी है। एक राजा है ए, दूसरा राजा है पड़ोसी राजा बी। राजा ए को राजा बी तक अपना एक संदेश भेजना है, गुप्त संदेश, और राजा को किसी पे भरोसा नहीं है। हो सकता है सेनापति मिला हुआ हो सकता है सैनिक मिले हुए हो दुश्मनों से, क्या भरोसा। अब कैसे भेजना है? भेजना सैनिकों के माध्यम से है। आप लोगों के पास कोई ओपिनियन है या मैं बताऊं? ये कहानी अपने साथियों से यहां शेयर करिएगा। प्रोफेसर कल्याण चक्रवर्ती हैं, इलाहाबाद में बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। ये उनके द्वारा शेयर की गई कहानी है जो मैं आपके साथ कर रहा हूं। कैसे करता होगा वो राजा? सर किसी चिड़िया का सहारा ले सकता है। नहीं बेटा, चिड़िया वाला जो है वो फैंटेसी में अच्छा लगता है। चिड़िया इतनी नॉलेज थोड़ी रखती है किसको देना है किसको नहीं देना। ये हाइपोथेसिस। आप समझिएगा, बड़ी मजेदार कहानी सुनाई और कल्याण चक्रवर्ती सर का एहसान मानता हूं जो उन्होंने सुनाई। उन्होंने कहा कि 4 सैनिक एक बक्सा ले जाएंगे, बक्से के अंदर राजा का गुप्त संदेश है और बक्से में ताला लगा हुआ है। ताला लगाने के बाद राजा ने चाबी अपनी जेब में डाल ली। ध्यान से सुनिएगा। राजा ने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा। राजा ने एक मजबूत सा संदूक या बक्सा लिया, उसमें अपना गुप्त संदेश रखा, उसमें बाहर से ताला लगाया मजबूत सा, और चाबी राजा ने अपनी जेब में डाल ली। राजा के 4 सैनिक इस बक्से को लेके राजा बी के पास पहुंचे। राजा बी ने भी जब ये पहुंचे तो राजा बी ने भी वही काम किया। इसमें एक ताला अपना लगा दिया और
और उसकी चाबी अपनी जेब में रख ली। अब बक्से में 2 ताले हो गए और एक चाबी राजा ए के पास है, दूसरी बी के पास है। ठीक हो गया। अब ये सैनिक इस बक्से को लेके वापस ए पे पहुंचेंगे। यहां पर ए अपनी चाबी से अपना ताला खोल लेगा। अब बक्से में राजा बी का लगा हुआ ताला अभी भी होगा, तो इसलिए बक्से में जो संदेश है सुरक्षित है। अब ये वापस फिर सैनिक बी के पास जाएंगे। यहां पर राजा बी जो होगा वो अपना ताला खोलेगा और वो संदेश पढ़ लेगा। क्या मैं समझा पाया यहां तक? अरे भाई हाँ या ना तो बोल दो। सर यस हाँ हाँ, किसी बच्चे ने हाथ उठाया है, कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं तो प्लीज हाथ मत उठाइए, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। पहले राजा ने, ध्यान से सुनिएगा, कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस है। पहले राजा ने बक्से में संदेश रखा और एक ताला लगा के चाबी अपनी जेब में रखी। सैनिक उस बक्से को राजा बी के पास ले गए। राजा बी ने उस बक्से में अपना ताला लगा दिया। वो ताला लगने के बाद सैनिक वापस ए के पास लाए। अब ए ने अपनी चाबी से अपना ताला खोल लिया, लेकिन अभी भी बक्से में राजा बी का ताला लगा हुआ है। सैनिक दोबारा बी के पास गए। अब बी ने भी अपनी चाबी से अपना ताला खोला और संदेश पढ़ लिया। इसके बाद राजा बी वही प्रोसेस दोबारा करेगा ए तक संदेश भेजने के लिए। क्या आप लोगों को प्रोसेस समझ में आई? जी सर। अच्छा जी, अब इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन आज की तारीख में शुरू करते हैं। बच्चों, आज इंटरनेट के माध्यम से आप सब यही करते हैं। आप और हम नहीं, हम लोग उतना नहीं जानते। जो ए है, जिसको मैथ्स और कंप्यूटर साइंस अच्छा आता है, उसने एक मेल बनाई। मेल को पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाया। पासवर्ड इतना आसान नहीं होता जैसा हम लोग बनाते हैं। ये पासवर्ड 10 मिनट में ब्रेक हो जाएगा। अब ये ए से ये पासवर्ड ए ने मेल किया बी को। मेल करते ही वहां बी के पास पहुंचा। बी अभी नहीं खोल पाएगा क्योंकि पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल है और पासवर्ड भेजा नहीं है। क्यों नहीं भेजा है? क्योंकि इंटरनेट वाला जो बीच में है ना, हैकर्स, वही तो हमला करते हैं। हैकर्स का हमला ही वहीं पर होना है। तो बी क्या करेगा? सोचो तो वही राजा की तरह। बी उस फाइल के ऊपर दूसरा पासवर्ड लगा दिया, तो 2 पासवर्ड हो जाएंगे अब उस फाइल में। और अब बी ने वापस ये मेल ए के पास कर दी। अब ए क्या करेगा? ए अपना पासवर्ड हटा लेगा, लेकिन बी का पासवर्ड तो है ही, वापस बी को मेल कर देगा। अब बी की फाइल में एक पासवर्ड है, बी ने अपना पासवर्ड हटाया और मेल पढ़ ली। क्या मैं समझा पाया कहानी का आज का एडिशन इंटरनेट के बाद? जी सर। जो मध्यकाल में कई दिनों का काम था, वो कुछ मिनटों का काम है आज की तारीख में। और ये जो साइबर सिक्योरिटी का काम है वो इस तरह से चलता है। मैं कहना ये चाह रहा था कि आज की तारीख में हर चीज डिजिटल होते जा रही है और उतने काबिल साइबर एक्सपर्ट मिल नहीं पा रहे जितने काबिल चाहिए हमको। देश को भी चाहिए, कॉर्पोरेट को भी चाहिए, समाज को भी चाहिए। एक ये शानदार स्कोप है। अगर आप लोग इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो बच्चों, आपको 2 चीजें बहुत अच्छी आनी चाहिए। पहले मैथ्स बहुत अच्छी आनी चाहिए और उसके बाद कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर सेकेंडरी है, पहले मैथ्स आनी चाहिए। तब प्रोग्राम भी, अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड में भी जाना चाहते हैं, जो बहुत सारे बच्चों की पसंद होती है, तो सॉफ्टवेयर में भी आपको पता होगा कि आपने लिखने तो प्रोग्राम ही है और हर प्रोग्राम प्योर मैथ्स है। हाँ, ध्यान रखिएगा। आपको अगर मैथ्स नहीं आती तो आप प्रोग्रामर, डेवलपर बनने की भूल जाइएगा। आप दूर दूर तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको मैथमेटिक्स पढ़ना जरूरी है, अगर आपको ये फील्ड पसंद है। अगर ये नहीं पसंद है तो अलग बात है।
पहला फील्ड था। दूसरा फील्ड बच्चों मैं थोड़ा सा और बताता हूं। अब दूसरा हम लोग इस पे आते हैं और ये आज की तारीख में बहुत जबरदस्त फील्ड है। आप इस पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आप लोग चाहें, आपको बड़ा मजा आएगा। इसको कहते हैं डायनामिकल सिस्टम्स। अब समझते हैं ये होते क्या होंगे डायनामिकल सिस्टम्स। नाम से क्लियर है, डायनामिकल का मतलब जो मूवेबल हो, जो लगातार मूव कर सके, गति कर सके। अभी आप लोग अपने पढ़ाई की टेबल के पास बैठे होंगे चेयर में, आपके सामने टेबल है, आपकी टेबल भी रेस्ट में है आपके रिस्पेक्ट में, और आप भी टेबल के रिस्पेक्ट में। अगर मैं आपको एक फीता दे दूं तो आप आसानी से टेबल की लंबाई नाप लेंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आप दौड़ते हुए आइए और उसी दौड़ते हुए उसी स्पीड में, रुकिए मत, उसी स्पीड में टेबल की लंबाई नापिए, तो जाहिर सी बात है आप गलती करेंगे, थोड़ा तो गलती होगी। और जितना तेज दौड़ते हुए आएंगे मेजरमेंट उतना ज्यादा गलत होगा, उसमें एरर ज्यादा होगी। ये हर तरह के मेजरमेंट में शामिल है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं बच्चों, कई चीजें ऐसी हैं, जैसे हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी जो है वो इस स्पीड से आगे बढ़ रही है। इसकी लीनियर वेलोसिटी ये है 29.5 किलोमीटर पर सेकेंड। प्लीज दोबारा सोचिए क्या कह रहा हूं, 29.5 किलोमीटर 8 सेकेंड में। ये मजाक बात नहीं है। 8 सेकेंड में इतनी स्पीड वाली कोई चीज हम में से किसी ने आज तक देखी ही नहीं है, गारंटी के साथ। आप 11th में पढ़ेंगे कि इस पृथ्वी से बाहर निकलने के लिए भी आपको ये स्पीड चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इस स्पीड से कोई चीज आसमान की ओर फेंकी जाएगी तो वो हमेशा के लिए बाहर निकल जाएगी। तो 11.2 तक तो हम बना नहीं पा रहे हैं ढंग से, 29.5 तो बहुत आगे की बात है। अर्थ इस स्पीड से आगे मूव करती है, हमको कभी महसूस नहीं होता। इसीलिए शायद कई लोगों ने पृथ्वी या धरती को माँ कहा होगा, कि जैसे माँ के आंचल में बच्चे को नहीं पता लगता बाहर क्या तूफान चल रहा है, ऐसे ही हम पृथ्वी में बड़े आराम से बैठे हुए हैं। और इस पृथ्वी में हमारे चारों ओर एक गैसियस ब्लैंकेट है, बहुत सारी गैसेज हैं, उनका पूरा कंबल जैसा समझिए। और ये तो लीनियर वेलोसिटी बताई मैंने, अभी रोटेशनल भी तो है, जो 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है पृथ्वी, वो भी आप जानते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इस स्पीड से बच्चों, जब हमारे साइंटिस्ट ये बताते हैं जो इस स्पीड से कोई चीज भागे, और मजेदार ये है कि पृथ्वी के साथ साथ उसका पूरा गैसियस सिस्टम भी भागता है उसके साथ, और उसमें हमारा कोई वैज्ञानिक आपको ये बता रहा है कि 4 दिन के बाद इस एरिया में बारिश होगी, यहां पर बारिश होगी। तो आपको लगता है मजाक बात है जैसा क्लाइमेटोलॉजिस्ट हमारे बता पाते हैं? ये इतना आसान नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि मौसम वालों ने कहा कि आज बारिश होगी और नहीं हो पाई किसी वजह से, तो हम में से बहुत सारे लोग उनकी बुराई करते हैं, आलोचना करते हैं, क्योंकि हम भारतीयों को ना किसी की बुराई करने में जो मजा आता है वैसा मजा कहीं नहीं आ पाता हो। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा, ये इतना आसान काम नहीं है बच्चों। कभी अगर इस फील्ड में आए, क्योंकि डायनामिकल सिस्टम है, पृथ्वी को रोक के स्टडी नहीं किया जा सकता, इतना दम किसी में नहीं है। और पृथ्वी नहीं बच्चों, यूनिवर्स पूरा डायनामिकल सिस्टम है। आप लोग जानते होंगे हर कोई यहां मूव कर रहा है, सूर्य भी, बाकी तारे भी, प्लैनेट्स जितने भी हैं, बाकी सैटेलाइट्स उनके सब मूव करने में लगे पड़े हैं पूरे यूनिवर्स में। पूरा यूनिवर्स डायनामिकल सिस्टम है। जो इतना डायनामिक हो उसकी स्टडी इतना आसान नहीं है बच्चों। आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, 90s के दौर में जब दूरदर्शन था हमारे पास, तो कई बार मौसम की रिपोर्ट आती थी कि कल बारिश होगी या परसों बारिश होगी, और अक्सर वो गलत होती थी, लोग हंसते थे। लेकिन आप उन्हीं लोगों से पूछिएगा, 2001 के बाद हमारी एक्यूरेसी लेवल बहुत अच्छा हुआ है, और आज की तारीख में हमारे वैज्ञानिक, हमारे कंप्यूटर साइंटिस्ट, क्लाइमेटोलॉजिस्ट, ये कई चीजों का कॉम्बिनेशन है, काफी एक्यूरेसी के साथ आपको बता पाते हैं कि 4 दिन बाद बारिश होगी, तो लगभग हो जाती है। अधिकतर मामलों में आज हमारी गुणा भाग कैलकुलेशन ज्यादा सही है। और बच्चों ये फिर बदलाव मैं कहूंगा, ये बदलाव कंप्यूटर्स की मदद से ही आ पाए।
1990 के दशक में हमारे पास इतने एडवांस चीजें नहीं थी। 2001 में हमने पहला जो था क्लाइमेट के लिए हमने पहला सैटेलाइट बनाया, उसका नाम मीटरोलॉजिकल सैटेलाइट था, मैग्सेट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2001 में ही आपने सुना होगा अमेरिका में कोलंबिया का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें हमारे देश से भी एक साइंटिस्ट थी जिनकी डेथ हुई। आप लोगों में से कोई बता सकते हैं कौन थी? कल्पना चावला का नाम सुना है किसी ने? यस सर। कल्पना चावला की डेथ हुई तो उनके नाम पे कल्पना 1 रख दिया था। तो अभी भी ये बहुत शानदार फील्ड है बच्चों, क्योंकि अभी आप लोगों ने सुना होगा कि आईपीएल में बारिश हो जाती है, कल भी बारिश हो गई। अब मजेदार स्थिति यह है कि आईपीएल का जो शेड्यूल होता है काफी पहले तय हो जाता है। 4 महीने पहले मान लो आईपीएल का शेड्यूल तय हो गया और कल का मैच धुल गया था बारिश की वजह से, तो 4 महीने पहले अभी हमारे वैज्ञानिक बताने की स्थिति में नहीं है कि 4 महीने बाद किसी दिन पर किसी जगह पर बारिश होगी या नहीं होगी, उनको नहीं पता। लेकिन एक बात बताओ यार, कभी हम 1 दिन का भी सही नहीं बता पाते थे, आज हम 4-5 दिन का सही बता देते हैं। तो आपको नहीं लगता अभी स्कोप है हमारे पास, बेहतर कंप्यूटर और बेहतर प्रोग्रामिंग होगी तो हो सकता है हम इसको 1 महीना खींच ले जाएं, 1 महीने बाद का मौसम सही बता दें, हो सकता है हम 6 महीने का बता दें, हो सकता है हम साल भर का बता दें। ये लगातार रिसर्च फील्ड है जहां पर काम किया जा सकता है। और अगर आपने ऐसा कर दिया, आपको पता है आपने कितना बड़ा काम किया है, आज आपको महसूस नहीं होगा। आपको जितना पैसा चाहिए देने को तैयार है सरकारें। कोई बता तो दे कि मौसम के बारे में, ये डायनामिकल सिस्टम है, इसलिए मैं एक एग्जांपल ले रहा था। ये एक फील्ड है जिसमें आपको फिर वही बात है, क्लाइमेटोलॉजी का मतलब थोड़ा जियोग्राफी की नॉलेज चाहिए, थोड़ा आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए और अच्छी खासी मैथ्स चाहिए, क्योंकि प्रोग्राम लिखना पड़ेगा आपको। और वो जितनी अच्छी प्रोग्रामिंग होगी आप उतना एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ला पाएंगे, आपकी एरर कम होते जाएगी। आपको रियलाइज होगा यार बड़ा मजेदार है, हम ऐसा कर दें तो कितना फेमस हो जाएंगे दुनिया में, कितना शानदार काम है, कितना भला हो जाएगा। अगर हम ये बता पाए एक्यूरेट वे में इस साल एग्जैक्टली मानसून में कितनी बारिश होगी, तो हमारे किसान उस हिसाब से फसल लगाते। और बच्चों जब आप ना बहुत सारा मौसम विभाग का डेटा लेके ऐसी इंफॉर्मेशन ले पाओगे, तो यहां से एक चीज और सोचिएगा, यहां से आप और चीजें भी ला सकते हैं। अगर मैं सपोज आपके पिताजी या माताजी की हेल्थ है, आप एक बात समझिए, ये ह्यूज डायनामिकल सिस्टम है हमारा शरीर। हमारा शरीर बच्चों एक जबरदस्त डायनामिकल सिस्टम है। इतना बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क आपको अच्छा खासा कहीं मिलेगा नहीं। अगर आप रोज साफ सुथरे इंसान हैं, नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, तो भी ये माना जाता है कि इससे ज्यादा 800 बिलियन से ज्यादा बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोब्स आपकी बॉडी में होंगे। आप 800 अरब से ज्यादा, दुनिया की जनसंख्या 800 करोड़ से थोड़ा ज्यादा है, या 800 अरब की बात हो रही है। आप समझिएगा आपकी बॉडी अपने आप में ह्यूज डायनामिकल सिस्टम है। इतनी बायोडाइवर्सिटी है हमारे शरीर के अंदर ही, और आपको मानना चाहिए आपका इम्यून सिस्टम है जो आपको बचाए रखता है इन सारी बीमारियों से। इसीलिए इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, वरना हमला किसी भी समय हो जाएगा, आप बीमार पड़ जाएंगे। स्वास्थ्य पे ध्यान देने की बात इसीलिए होती है। तो बच्चों जब आप एक बार बताओ, इतना जबरदस्त डायनामिकल सिस्टम हमारा शरीर है जिसकी एक एक सेल अपने आप में इंडिविजुअल एलिमेंट है। एक सेल को स्टडी करने में कितना समय लगता है, अभी जब बच्चे बायो लेंगे वो समझेंगे कि एक सेल को पढ़ने में और पूरी तरह समझने में ही टाइम बहुत लगता है, क्योंकि सेल अपने आप में एक जबरदस्त कंप्लीट यूनिट है बच्चों। तो अब अगर समझो, जैसे मैं क्लाइमेट का डेटा लेके मौसम संबंधी भविष्यवाणियां कर सकता हूं, क्या मैं किसी इंसान का, आपकी फैमिली के किसी इंसान का, हार्ट का, किडनी का, लीवर का, ब्लड प्रेशर, इस तरह का डेटा अगर मैं 3 साल तक लेता रहूं मान लो, और उनकी फूड हैबिट क्या क्या है,
वो कितना वर्कआउट करते हैं, मतलब एक्सरसाइज करते हैं। अगर मैं ऐसा डेटा किसी इंसान का लेता रहूं, क्या मैं बता सकता हूं कि अगले 5 साल के बाद उनके हार्ट की क्या पोजीशन होगी, लिवर की क्या पोजीशन होगी, किडनी की क्या पोजीशन होगी? क्या ये भी प्रेडिक्शन नहीं हुआ अगर ये डेटा लेते रहोगे 2-3 साल तक? तो उसके बाद आप जब निकाल रहे हो तो ये मौसम संबंधी जैसा ही तो हुआ। मौसम में भी आप खूब सारा डेटा लेते हैं, उस आधार पे प्रेडिक्शन करते हैं कि कितने दिन बाद कहां पर बारिश होगी या नहीं होगी, कितनी होगी, तूफान आएगा या नहीं आएगा। इसी तरह से आप अगर डेटा हेल्थ का लेना शुरू करें किसी इंसान का कई सालों तक, तो क्या आप फ्यूचर प्लानिंग में बता सकते हैं कितने साल बाद उनके हार्ट, किडनी, लंग्स, लिवर, ब्रेन क्या पोजीशन होगी? और आप सोच रहे हैं अगर आप ऐसा बता पाए तो आप कितने लाखों लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। और ये सबसे हॉट टॉपिक्स में से एक है इस समय, जिस पे रिसर्च लोग कर रहे हैं। और इन्हें कुछ नहीं चाहिए, डेटा चाहिए और उसका प्रोग्राम लिखना आना चाहिए, मैथ्स आना चाहिए, बस हो गया। मैथ्स की पकड़ मजबूत होनी चाहिए बच्चों। आप रिवॉल्यूशन ला देंगे पूरी दुनिया में, आपको नहीं पता आप कितनों की जिंदगी बचा पाएंगे। आज आपने कई बार सुन लिया होगा कि अटैक पड़ा, लोगों को पता ही नहीं चलता उसका हार्ट अटैक पड़ने वाला है। ऐसा करके आप समाज का कितना भला कर चुके होंगे। ये एक फील्ड है, मैं ये नहीं कह रहा हूं यही एकमात्र फील्ड है। मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को कि क्या कहां कहां स्कोप बन रहा है। यस सर। हाँ तो यस सर। बच्चों इसमें ना अब सोचो, जो इस बच्चे के, ये टीम वर्क है, ये एक आदमी की रिसर्च नहीं होती, इसमें बड़ी टीमें होती हैं। आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाएंगे, वहां कंप्यूटर साइंस के लोग भी होंगे, मैथ्स वाले भी होंगे, बायो वाले भी होंगे, तब जाके मिलकर टीम बनेगी, तब रिसर्च वर्क होगा। ऐसे क्लाइमेटोलॉजी में, मौसम विज्ञान में क्लाइमेट वाले, जियोग्राफी वाले भी होंगे, कंप्यूटर साइंस वाले भी होंगे, मैथ्स वाले भी होंगे। लेकिन मैथ्स और कंप्यूटर साइंस वाले अधिकतर जो मिल जाएंगे आपको, वो बायो वालों के साथ भी काम कर रहे होंगे, वो स्पेस रिसर्च वालों के साथ भी काम कर रहे होंगे, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपने आप भी काम कर रहे होंगे। तो स्कोप की कोई कमी नहीं है, स्कोप बहुत ज्यादा है बच्चों। ये आपको सोचना है कि आप चीजों को कितना सिंसियरली ले पा रहे हैं। इसमें स्कोप बहुत है। तो ये दूसरा फील्ड था। पहला मैंने जो बताया था आप लोगों को, क्या बताया था, याद है किसी को? साइबर सिक्योरिटी। दूसरा क्या बताया? डायनामिकल सिस्टम। डायनामिकल सिस्टम बहुत सारे हैं बच्चों। जिस बच्चे को फिजिक्स में इंटरेस्ट है, एस्ट्रोनॉमी जाना है, वो ह्यूज यूनिवर्स इज अ डायनामिकल सिस्टम। जिस बच्चे को लाइफ साइंस जाना है वो डायनामिकल सिस्टम, जिसको साइबर सिक्योरिटी जाना है वो, जिसको क्लाइमेटोलॉजिस्ट में जाना है वो है। इसके अलावा आपने सुना होगा कि दुनिया में जो महासागर हैं, बड़े बड़े ओशियंस हैं, उनमें सी करंट्स चलती हैं, गर्म और ठंडी धाराएं चलती हैं। ऐसा हॉट करंट्स, कोल्ड करंट ऐसा पढ़ा है आप लोगों ने? गर्म जल की धाराएं, ठंडी जल की धाराएं समुद्रों में चलते रहती हैं। दुनिया के बड़े समुद्र जो हैं बच्चों, वो ह्यूज डायनामिकल सिस्टम है अपने आप में। ओशियनोलॉजी, आप अगर इस ब्रांच के बारे में खोलेंगे तब पता लगेगा आपको कि अच्छा ये भी ब्रांच है। ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ेंगे तो ग्लेशियोलॉजी, तो सारे ही सारे डायनामिकल सिस्टम। गजब सिस्टम है अपने आप में पूरा। तो मैं ये कहना चाह रहा था, ये कुछ 1-2 सिस्टम है। इसके अलावा बच्चों जब आप मैथ्स पढ़ते हैं, क्योंकि आप फाइनली जब डिटेल पढ़ने के बाद हम फाइनली मैथ्स में आते हैं, तो हम लोग मैथमेटिक्स में 2 चीजों पर बात करेंगे, एक प्योर मैथ्स, एक अप्लाइड मैथ्स। ऑब्वियस है जहां मैथ्स का एप्लीकेशन होगा अप्लाइड मैथ्स, जहां प्योर मैथ्स है, आपको कुछ साल इसके पीछे तपस्या करनी है। बच्चों प्योर मैथ्स ध्यान रखिएगा, 3 चीजें हमारी, मैं बार बार कहता रहता हूं अपने लेक्चर्स में, मैथ्स को, फिलोसॉफी को और क्लासिकल म्यूजिक को। क्लासिकल, हाँ म्यूजिक में क्लासिकल वाला संगीत, शास्त्रीय संगीत,
इन तीनों में शुरुआत में बहुत समय लगता है, लेकिन एक बार अगर आपने किसी भी एक चीज में थोड़ा सा भी कंट्रोल पा लिया ना, आप पता दुनिया में कितनी बड़ी चीज बन जाएंगे। कुछ सालों की मेहनत। म्यूजिक में आपने कई म्यूजिशियन के नाम सुने होंगे। म्यूजिक 3 तरह का हम संगीत कहते हैं, गायन, वादन और नृत्य। चाहे शास्त्रीय संगीत में गायन हो, गाने वाले लोग हों, चाहे कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले लोग हों, चाहे डांस वाले लोग, अपने आप में बहुत सालों की तपस्या होती है, तब जाके उनको इज्जत मिलती है। तो मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूंगा, समय लगता है, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। बच्चों जो हमारी मैथमेटिक्स है या फिलॉसफी है, या अगर कोई ह्यूमैनिटीज में जाते हैं तो ह्यूमैनिटीज के जो सारे सब्जेक्ट हैं उनके पीछे उनकी जो फाउंडेशन होती है वो फिलॉसफी है। उनकी फाउंडेशन फिलॉसफी है। जो मैथ्स में जा रहे हैं, इन तीनों के साथ एक बड़ी दिक्कत है थोड़ा सा, ये प्योर हैं तो ये कंप्रोमाइज नहीं करते। आप इसमें कोई भी अपने मन से चीजें नहीं जोड़ सकते। आप शास्त्रीय संगीत गा रहे हो तो राग में जरा सा भी इम्प्योरिटी बर्दाश्त नहीं की जाती। आपको शुद्ध रूप से सीखना होता है। 2 राउंड में आपने नोट्स को रिवाइज कर, अब इसके बाद आप अपना होमवर्क वगैरह करते हैं। हेलो, तो ये तो 2 राउंड है ना, इन 2 राउंड में आपको नोट्स अच्छे से याद हो जाएंगे। 2-3 दिन, 3-4 दिन बहुत भारी लगेगा, ऐसा लगेगा भैया क्या बोल रहे हो, पर 3-4 दिन बाद आप देखोगे आपको हर एक चीज याद है। दूसरे दिन पिछले वाले नोट्स को भी जल्दी से ऊपर से देख, तीसरे दिन पिछले। ये गौरव कौन है भाई? तो इससे क्या होगा, आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। 10वीं में क्या होता था, मान लो कोई एक क्लास छोड़ दी तुमने, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 1-2 टॉपिक छूटेंगे। पर 11वीं में आप देख रहे हो अगर आपने गलती से एक क्लास भी छोड़ दी ना, तो पूरा चैप्टर हो जाए। नहीं, मैं समझा नहीं कि यहाँ पढ़ाना ही था तो भाई इधर आगे पढ़ाने की क्या जरूरत थी? मुझे कोई रेगुलर थोड़ी पढ़ाना है बच्चों को। तो खैर कोई बात नहीं, आप इस बात को समझिएगा कि मैथमेटिक्स में शुरुआत में बच्चों हम एडजस्ट नहीं करते। थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात का। आप परिवार में भी इस बात को गौर कीजिएगा कि जो जितना एडजस्ट करता है लाइफ में, फैमिली में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी उतनी ज्यादा है। फिजिक्स को हम इजीली एक्सेप्ट करेंगे। आप लोग क्यों करेंगे, मैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिजिक्स में जैसे कहीं पर कुछ चीज लिख दी गई है, यार 6:52 हो रहे हैं, अभी तक लोग आ रहे हैं, अब क्या कहा जाएगा। आप लोग जितने भी लोग लेट आए हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कल 6 बजे इसी लिंक के साथ जुड़ जाइएगा अगर जुड़ने का मन हो तो आपको। लेकिन 6 बजे का मतलब 6 बजे। अगर आप टाइम पे नहीं जुड़ पाएंगे तो मैं आपको क्लास में इन नहीं कर पाऊंगा। पहला दिन है, मैं सबको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को समय के हिसाब से पंक्चुअल होना चाहिए, चाहे आप कोई भी हो, प्लीज बुरा मत मानिएगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था बच्चों, ध्यान दीजिएगा। फिजिक्स में क्या होता है, मैं यहाँ पर एक मैग्नेट रखता हूँ। मैग्नेट सभी लोग समझते होंगे, चुंबक। और यहाँ पर मैंने एक आयरन पीस रखा है, ये आयरन पीस है। तो ऑब्वियस है ये आप एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, इतना सब लोग जानते हैं, हाई स्कूल लेवल से ही जानते हैं। अगर बच्चों इस मैग्नेट आयरन पीस को तो यही रखा है मैंने। हेलो, यस, हाँ, कोई बोलना चाह रहे हैं? अगर मैग्नेट आप कोई बच्चा घर को ले जाए, एक बात समझिएगा, या ये मैग्नेट न्यूयॉर्क पहुंचा दिया मैंने, लोहे का टुकड़ा हल्द्वानी में है, तो इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा फिर? अब मैग्नेट की वजह से कितना फोर्स लगेगा? डाउट पॉइंट बस क्या ऑलमोस्ट आप लोग मानेंगे कि ऑलमोस्ट 0 होगा या नहीं? क्या इतनी दूर पर कोई मैग्नेट हल्द्वानी में किसी आयरन पीस को प्रभावित कर पाएगा? नो सर। क्लास में तो कर लेगा। आप जितना दूर बढ़ाते जाएंगे इफेक्टिवली फोर्स कम होता जाएगा।
और दिल्ली भी ले जाओगे तो भी ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। न्यूयॉर्क बैठ के नोट्स कंपेयर करेंगे, तेरे में क्या पढ़ा है, मेरे में क्या पढ़ा है, तेरे में क्या करवाया, मेरे में क्या करवाया। उनका टाइम इस कंपैरिजन में ही रह जाता है, बाकी बच्चे सवाल करके आगे निकल जाते हैं। यार ये तो इन चीजों में मत फंसना बिल्कुल भी, मैं बिल्कुल हार्शली। ये क्या टिपिकल आदमी है। तो ये ऑलमोस्ट जीरो है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स में अगर आपको लगता है कि इस आयरन पीस पर इस मैग्नेट की वजह से कोई प्रभाव नहीं पड़ पा रहा है, यहाँ पर ऑलमोस्ट फोर्स जीरो है, तो फिजिक्स में हम मान लेंगे कि ये मैग्नेट न्यूयॉर्क में है तो ये इनफाइनाइट दूरी पर है। अब मैथ्स में न्यूयॉर्क इनफाइनाइट दूरी में है ही नहीं, ध्यान दीजिएगा। मैथमेटिक्स में न्यूयॉर्क इनफाइनाइट दूरी पर नहीं है। इनफाइनाइट क्या होता है वो नेक्स्ट लेक्चर में आ पाएगा, शायद नेक्स्ट के बाद ही आएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि फिजिक्स में हम इजीली चीजें एक्सेप्ट कर लेते हैं थोड़ा कि अरे बहुत दूर है यार, छोड़ो, इतना नेग्लेक्ट कर लो। कई बार ऐसा होगा बच्चों कि कोई 0 पॉइंट, कई सारे 0 0 0 लगने के बाद आपने 2 लिख दिया, तो हम लोग कहेंगे अरे इतना तो छोड़ो, ये नेग्लेजिबल है। ये व्यावहारिक भी है, ठीक भी है, लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं कर पाते। हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए हम मैथमेटिक्स को प्योर कह रहे हैं। मैं समझा पाया प्योर का मतलब क्या हुआ? यस सर। हाँ बच्चों, जब आप लोग ये पढ़ेंगे अभी 11th क्लास में बेसिक मोशन और कई चीजें पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सारे एज्यूम्शन आप मानते ही नहीं। आप मान ही नहीं रहे हैं कि जैसे आप रोड में चल रहे हैं तो हवा का एयर रेजिस्टेंस होता है, एक सिंपल सी बात है। आप 11th क्लास में ये लेंगे ही नहीं, आप ऐसे समझिए। 11th आप किसी भी स्कूल में पढ़े, आप एयर रेजिस्टेंस काउंट नहीं करेंगे, जबकि एयर रेजिस्टेंस होता है। आप अभी फील्ड पे खड़े हो जाइए, आपको लगेगा यार हवा तो चली नहीं रही है। आप दौड़ना शुरू करेंगे तो हवा आपके अगेंस्ट चलेगी, आपको ऐसा महसूस होगा। अगर आप दौड़ने जितना तेज दौड़ेंगे, हवा आपको उतना अपोजिट एयर रेजिस्टेंस लगेगा, और एयर रेजिस्टेंस हकीकत है। लेकिन बच्चों, अगर मैं एयर रेजिस्टेंस 11th क्लास में ही ले लूंगा तो हमारी फिजिक्स बहुत ज्यादा उलझ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, 11th क्लास के बच्चों को एयर रेजिस्टेंस पढ़ाते ही नहीं है। वैसे पढ़ा लिया, लेकिन इक्वेशन में कहीं नहीं आएगी। बिना एयर रेजिस्टेंस के पढ़ाओगे सारी चीजें। अब आप कहोगे साहब वो नीरज चोपड़ा जो है वो 45 डिग्री पे जेवलिन थ्रो फेंकता है और मैक्सिमम दूरी तक फेंक देता है। अरे भाई, ये तब है जब एयर रेजिस्टेंस लिया ही नहीं है। हकीकत में ऐसा नहीं है। आप 11th क्लास में जो फिजिक्स पढ़ते हैं वो सबसे सरल होती है, लेकिन तरीका यही है, जब आप पहले सरल सीखोगे उसी को धीरे धीरे एडवांस ले जाओगे। 11th में बिना एयर रेजिस्टेंस के पढ़ेंगे आप, और जब आप इसी को हायर स्टडी में ले जाएंगे तो फिर एयर रेजिस्टेंस लोगे तो चीजें और कॉम्प्लिकेटेड होंगी, थोड़ा और एडवांस होंगी। यही पढ़ना होता है, पहले सरल फिर कठिन। मैथमेटिक्स में जब हम पढ़ते हैं तो मेरा एक बड़ा फेवरेट टॉपिक होता है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट में क्या अंतर होता है। मैं नॉर्मली ये पढ़ाना पसंद करता हूं बच्चों को कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। और ये बड़ा शानदार टॉपिक है बच्चों, लेकिन मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा ये कि इनफाइनाइट में क्या ऐसा हो जाता है जो फाइनाइट में नहीं हो पाता। फाइनाइट में तो चीजें बड़ी आसान लगती हैं, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ चीजें आपको समझानी पड़ेंगी। पहले मैं इस पे आऊंगा, रसल पैराडॉक्स नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। पैराडॉक्स का मतलब विरोधाभास। बर्ट्रैंड रसल साहब थे, हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा, आप गूगल कर सकते हैं। वैसे बर्ट्रैंड रसल बच्चों कितने जोरदार आदमी थे, इस बात से समझिए कि ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड कहाँ है कोई बता सकते हैं? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? किसी को नहीं पता है? फिनलैंड में। चलिए, लंदन में ही है, ठीक हो गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये असिस्टेंट लाइब्रेरियन थे। लाइब्रेरियन समझते होंगे आप लोग। ये महान फिलोसफर थे।
ये महान मैथमेटिशियन थे और ये 1950 का लिटरेचर का नोबेल अवार्ड विनर भी है। लिटरेचर का नोबेल 1950 का, गूगल कर लीजिएगा। ये जब आप मैथमेटिशियन पढ़ाते हैं, दुनिया के महान गणितज्ञों में तो बर्ट्रैंड रसेल को भी पढ़ाते हैं। जब आप यूरोप के महान फिलोसफर्स को पढ़ाते हैं, यूरोपियन, तो बर्ट्रैंड रसेल को भी पढ़ाते हैं। और बाय प्रोफेशन वो लाइब्रेरियन थे ऑक्सफोर्ड। ये स्टैंडर्ड था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो रसेल पैराडॉक्स आपको बड़ा मजा आएगा कहानी सुनने में कि अरे वाह, ऐसा भी होता है, बड़े हंसी भी आएगी। और हम इसके थ्रू जो चीजें समझते हैं बच्चों, ये इसलिए पढ़ाना जरूरी है क्योंकि 11th में तुम्हारा पहला चैप्टर ये पढ़ाया जाता है, सेट थ्योरी। सेट थ्योरी जिस आदमी ने डेवलप की उसका नाम टेंटर है, जॉर्ज टेंटर। टेंटर के नाम पर है सेट थ्योरी। तो टेंटर और रसेल की जो शुरुआती बहस होती है, उसके बाद सेट थ्योरी बनती है। और सेट को समझाना इतना आसान काम नहीं है। जब आप सेट समझाते हैं तो मतलब ईमानदारी से कहूं तो सेट थ्योरी ढंग से अभी मुझे भी समझ में नहीं आ पाई है, इतने साल की पढ़ाई के बाद। इसमें टाइम लगता है, लेकिन आपके लेवल पे चीजें बड़ी सरल हैं। छोटा सा पढ़ना है, आपको मजा भी आएगा कि अच्छा चीजें ऐसे समझी जा सकती है। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा, शुरुआत में गणित पे एकदम जंप मत करिए, पहले स्कोप के बारे में सोचिए। मैंने आज स्कोप के बारे में 2-3 फील्ड बताए, अभी बहुत सारे फील्ड है। आपको बड़ा मजा आएगा कि यहाँ पर चीजें ऐसी हैं जो आप हैरान रह जाएंगे। आपको ये बताना जरूरी है, एक टॉपिक इस पे थोड़ी देर, कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैथ्स एंड फिजिक्स। बच्चों इसलिए ये बताना जरूरी है कि बचपन से आप जो मैथ्स पढ़ते आ रहे हैं वो वाया फिजिक्स पढ़ रहे हैं। वाया समझते हैं आप लोग? बचपन से आप गणित को फिजिक्स के थ्रू समझते हुए आ रहे हैं। आप लोग जब ये समझते हैं, आप लोग जब बात करते हैं इस पे, बचपन से आप लोगों ने बातचीत सुनी होगी कि ये एक पेन है। एक छोटे बच्चे को जब मैथ्स पढ़ाते हैं तो आप कहते हैं ये पेन है, 10 रुपए का पेन है, तो 2 पेन कितने के होंगे? तो बच्चे के दिमाग में पहले पेन बनता है, पेन की इमेज बनती है। आप कहीं पर कहते हैं कि एक एप्पल 10 रुपए का है, तो 5 एप्पल कितने के होंगे? तो छोटे बच्चे के दिमाग में पहले एप्पल का फोटो बनता है। कोई भी चीज, एक कॉपी, एक किताब, एक पेन या कोई भी आप जब लेते हैं तो आप समझिए बात को। छोटे बच्चे जब आपको मैथ्स पढ़ाते हैं ना तो हम आपको फिजिकल ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल देते हैं। ये जो पेन मैंने अभी आपके सामने लिया था, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसका वजन होता है, जिसका वॉल्यूम होता है, ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो हमारी जो मैथमेटिक्स होती है छोटे बच्चों के लेवल पे, आप लोगों के लिए, आपने गौर किया होगा उसमें एग्जाम्पल कैसे लिए आते हैं। गाय, भैंस, बकरी, इंसान, कुत्ता, बिल्ली, पेन, कॉपी, पेंसिल, फल, कुछ ऐसा उठा लिया। ये एग्जाम्पल वो हैं जिनको वे बच्चे जानते हैं। ये सब फिजिकल ऑब्जेक्ट है। फिजिकल ऑब्जेक्ट है तो फिजिक्स का सिलेबस हुआ हो, तो हम बचपन से समझते आ रहे हैं वाया फिजिक्स मैथ्स को। लेकिन बच्चों ये एक ऐसा पॉइंट आ गया है 10वीं के बाद जहां से ये समझाना जरूरी है कि मैथ्स का रास्ता अलग है, फिजिक्स का रास्ता अलग है। हाँ, मैथ्स का उपयोग कई जगह फिजिक्स के लिए है। मैथमेटिक्स होगी तभी फिजिक्स के फॉर्मूले डेवलप होंगे, लेकिन मैथ्स केवल फिजिक्स की मदद के लिए नहीं है। मैथमेटिक्स इंडिपेंडेंटली बड़ी ब्रांच है। मैथ्स फिजिक्स के साथ भी जुड़ी है, मैथ्स कंप्यूटर साइंस के साथ भी जुड़ी है, मैथ्स स्टैटिस्टिक्स के साथ भी जुड़ी हुई है, मैथ्स बहुत सारे, लाइफ साइंस, अब तो सभी जो मैथ्स जुड़ी हुई है। आप इकोनॉमिक्स में कई सारे नोबेल अवार्ड विनर मैथमेटिशियन, आप कहीं गूगल करिएगा, मैथमेटिशियन हु वन द नोबेल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स, आपको रियलाइज होगा अच्छा यहाँ भी है लोग। तो बच्चों ये जो जानकारी है, जो समझ है, ये आपको इन सारे फील्ड्स में बहुत आगे ले जाएगी। यही मैंने कहा भी था कि केवल इंजीनियर बनना ही एकमात्र उद्देश्य ना हो, थोड़ा समझ बेहतर हो, बाकी जो भी बनोगे। इंजीनियर बनना खराब बात थोड़ी है बच्चों, अच्छे इंजीनियर बनोगे। इंजीनियर तो बहुत थे, कोई महान भारतीय इंजीनियर का नाम बता सकते हैं? कई लोग आप में से इंजीनियर बनना चाहते होंगे,
तो मैंने वैसे पूछ लिया। किसी महान भारतीय इंजीनियर को जानते हैं आप लोग, या बस आप ही पहले बनने वाले हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सीवी रमन। सीवी रमन इंजीनियर थे? ज्यादा दूर मत जाओ यार, दिल्ली मेट्रो जिसने बनाई उनके नाम लगा दीजिए। अब्दुल कलाम सर। हाँ कह सकते हैं, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम कह सकते हैं। एम विश्वेश्वरैया जिनके नाम पे इंजीनियर स्टे है, और दिल्ली मेट्रो जिन्होंने बनाई ई श्रीधरन। मेरी नजर में ये सबसे शानदार इंजीनियर्स में से एक है। इससे ऐसा नहीं है कि बाकी इंजीनियर कम है, मैं इसलिए इनका नाम लेता हूं कि दिल्ली में इतनी भारी भरकम बिल्डिंग के नीचे से मेट्रो बनाना, मतलब मैंने वो फेज देखा है सन 2001 से लेकर 3 तक का, और मैं खुद रियलाइज करता हूँ कितना डिफिकल्ट काम होता था। मैं तो थोड़ा बहुत बाहर से देखा, और कभी मुंबई से केरला तक की कोंकण रेलवे देखनी है तो वो देखिएगा। और बच्चों ये उस दौर में 1952 में, लास्ट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं इसी के साथ, 1952 में तमिलनाडु में एक भयंकर तूफान आया और एक रेलवे का बड़ा पुल टूट गया। उस दौर में जेसीबी नहीं होती थी बच्चों, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। पुल टूटा तो मतलब ये था कि 6 महीने लगेंगे, ये माना गया था। पुल 6 महीने तो लग ही जाएंगे इस पुल के सही होने में। ई श्रीधरन नए नए इंजीनियर बन के आए थे। इस इंसान का डेडिकेशन लेवल इतना जबरदस्त था, 46 डे पे ट्रेन चला दी उस ट्रैक पे इस आदमी ने। 46वें दिन ट्रेन चला दी नया पुल बना के, और वो भारतीय रेलवे के सबसे मजबूत पुलों में से आया है आज भी। आप गूगल करिएगा, सब मिलेगा श्रीधरन के बारे में, और आपको रियलाइज होगा कि इंजीनियर्स अपने आप में कितना शानदार काम करते हैं। हम उनकी इज्जत बहुत करते हैं, कोई काम थोड़ी करते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य था कि यार और चीजें भी हैं, सब चीजें देख लो, बाकी जो पसंद हो वहां को जाओ, लेकिन जानना जरूरी है कि इतना सारा स्कोप भी है। और ये काम किया था, 46वें दिन ट्रेन चलाई थी उस आदमी ने, जिसमें 6 महीने का टाइम ऊपर से मिला हुआ था कि आराम से पुल बनाओ। तब टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसके बाद ये काम है। एम विश्वेश्वरैया साहब का काम देखिएगा, गूगल पे पढ़िएगा, तो इंजीनियर्स ने बहुत शानदार काम किया है, हम आभारी हैं। वो बाकियों ने भी किया, वो डॉक्टर्स ने भी किया है, बाकी फील्ड वालों ने भी किया है। तो बच्चों पहले में केवल एक शुरुआती वो था कि मैथ्स पढ़ के बहुत स्कोप की कोई कमी नहीं है। जिंदगी में सम्मान चाहिए तो भी बहुत मिलेगा, पैसा चाहिए तो भी मिलेगा, जिसको जो चाहिए वो ढूंढ लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कल हम अब ये पढ़ें कि कहां कहां से हम भारत में मैथ्स के अच्छे कोर्सेज कर सकते हैं, वो कौन से इंस्टीट्यूशन से हैं, और उसके बाद नेक्स्ट में हम मैथ्स पे आए, तो कल ठीक 6 बजे जुड़िएगा प्लीज। मैं अपनी बात यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। आशुतोष उपाध्याय सर जुड़ रहे हैं। सर नमस्कार। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। उपाध्याय सर नमस्कार। आशुतोष उपाध्याय सर भी जुड़े। हाँ नमस्कार 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 सर। 6 बजे से था इन बच्चों के साथ थोड़ी देर। मुझे लगता है ऑनलाइन सेशन बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए। सुमित यहीं तक उसको रिकॉर्डिंग में रखना, वैसे बात कर लेते हैं। सर इस पे कोई बातचीत